चल रही है आप लोगों की, एक क्विक रिवीजन। चलिए, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं, बेहतर हैं। और पढ़ाई के लिए बस यही कहूंगा कि यार कुछ भी हो जाए, चाहे मेंस की डेट आगे बढ़ गई हो, चाहे प्रीलिम्स अगले साल हो, पर आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी, आपकी कंसिस्टेंसी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। आपको 8 से 10 घंटे डेडिकेशन के साथ बिना टाइम बर्बाद किए हुए पढ़ाई लगातार करनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग इस टाइम को जितना अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे, उनके सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए, हम भी अच्छे, ट्रेनिंग चल रही है, सुबह से लेके शाम तक बेहतरीन थक जाओ अच्छे तरीके से, और शाम को 2-3 घंटे फ्री रहते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है। आरएपीटीसी की ट्रेनिंग फेमस है टफ ट्रेनिंग के लिए। इट्स गोइंग गुड। अभी आए हैं तो 6:30 बजे के आसपास, तो मैंने कहा चलो ठीक है। आज तो बच गए थे। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, उसके बारे में एक बात देखें। सबसे पहले हमने कुछ बातें की थी, उन बातों में शुमार है अभी आप एथिक्स का पेपर देखते हो तो हमने कल कुछ चीजें डिस्कस की थी, है ना, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कल डिस्कस किया था। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि पेपर 4 जो है, पेपर 4 सेकेंड और थर्ड, इनकी भूमिका मेंस के एग्जाम निकालने में सबसे ज्यादा होने वाली है। साथ ही साथ 300-300 नंबर, 900 नंबर के पेपर आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपके सिलेक्शन को रोकेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने देखी थी कि इन तीनों ही पेपर को हम लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। डेली बेसिस पे कैसे पढ़े सर, कैसे कंटिन्यूटी लेके आए, कैसे कर, स्वयं ब्रह्मा जी भी आके बोल दें कि इन 3 पेपर में से एक पेपर को पढ़ना छोड़ दो, तो भी मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दो, चाय पे टाइम बर्बाद करना छोड़ दो, पर इन 3 पेपर को 5 घंटे प्रतिदिन तो इन एनी केस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, इनको कैसे पढ़ना है सर? तो हमने देखा था कि कम से कम आप 45 मिनट हिंदी पढ़े। कितने मिनट हिंदी पढ़े? 45 मिनट रोज हिंदी पढ़े, 75 दिन तक लगातार, जब तक मेंस ना आ जाए। 2 घंटे आप लोगों को पेपर 4 पढ़ना है और 2 घंटे आपको पेपर 3 पढ़ना है। तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से अब यह है कि आज कितने लोगों ने हिंदी पढ़ी? आज कितने लोगों ने हिंदी पढ़ी और कितने लोगों ने 2 घंटे एथिक्स का पढ़ने का प्रयास किया? अभी पता चल जाएगा कितने लोग सीरियस है तुम में से और कितने लोग टाइम पास करने आए यहाँ पे। 2 मिनट लगेंगे। तो अदिति, संध्या, तनुजा, विद्या, श्याम, रायमन, दुर्गा, बहुत बढ़िया, चाहत, मतलब जो क्लासेस में ऑलरेडी है वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो बाकी लोगों से भी कहूंगा कि भाई आप लोगों को ये काम करना ही, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन, तो आपको ये काम करना ही पड़ेंगे। और जस्ट बिलीव मी, आप 10-15 दिन बाद देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको चीजें याद होने लगेंगी, आपके रिवीजन बहुत अच्छे होने लगेंगे। इज इट क्लियर? तो पहली बात, आप अपने लिए तालियां बजा दो सभी लोग, बिकॉज आप लोगों ने एक बेहतरीन कार्य किया है, आपने एक बेहतरीन शुरुआत की है, जो कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि रोज हिंदी पढ़ना है। 25 वालों की तो रिवीजन ही था, और 24 क्या बोलते हैं, पेपर 4 का भी उन्होंने रिवीजन ही किया है। तो एक बार अपने लिए बेहतरीन तालियां बजाइए, बिकॉज आप वो काम कर रहे हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं कर रहे हैं। आप वो डेडिकेशन दिखा रहे हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं दिखा रहे हैं। आप वो मेहनत कर रहे हैं समय के लिए जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दिए, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्योंकि एट द एंड आप ही अपना सिलेक्शन लेंगे, एट द एंड आप लोग ही अपना सिलेक्शन लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, अब आते हैं पेपर 4 और पेपर 5 आप लोग रोज पढ़ रहे हैं, आप लोगों को थर्ड पेपर भी पढ़ना है। अब हम लोग पेपर 4 के आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या डिमांड एग्जाम में चल रही है, कैसे चीजें उसमें पूछी जा रही है और हम लोगों को कैसा क्या करना है। तो एक ब्रीफ तरीके से मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि चीजें कैसे चलेंगी, एथिक्स के पेपर में क्या हो रहा है ना। मैं आपको बता दूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पेपर 4 की इंपोर्टेंस क्यों बढ़ गई है। पेपर 4 की इंपोर्टेंस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब एथिक्स जो है, या पेपर 4 जो है, जो कि उद्यमिता, एथिक्स, मनोविज्ञान सभी से मिलकर बना हुआ है, वो 300 नंबर का हो गया। पहले 200 नंबर का था, अब 300 नंबर का हो गया। पहले कम लिखना पड़ता था, अब ज्यादा लिखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वो पेपर नहीं रहा।
अब यूपीएससी देखोगे तो यूपीएससी में केवल वैल्यूज आपसे पूछी जाती है और केस स्टडी पूछी जाती है, परंतु पेपर 4 का इन्होंने जो सिलेबस किया है उसमें मनोविज्ञान, राष्ट्र निर्माण, दार्शनिक, नैतिक मूल्य और उद्यमिता 5 बड़े सब्जेक्ट जोड़ दिए गए, तो ये पेपर भी लेंदी हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में इसकी रणनीति क्या हो, हमने रणनीति में चर्चा की थी कि चूंकि 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्ट में से एक पार्ट में हम लोग ज्यादातर मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। जैसे उद्यमिता यूनिट 4 है, पढ़ने में कम समय लगेगा और हम ज्यादा अच्छे तरीके से उनको पढ़ सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उद्यमिता की डेफिनेशंस, उद्यमिता के कॉन्सेप्ट्स को इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लें कि 90 to 95 मार्क्स तक हम लोग उसमें पा सकें। और जो सेकंड पोर्शन है जिसमें टाइम टेकिंग पोर्शन है, उसमें हम लोग 80, 70, 75 तक मार्क्स ला सके। तो इस हिसाब से 160, 165 इज अ गुड स्कोर फॉर इथिक्स एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर कि हम लोगों को क्या करना है, दोनों पार्ट को किस तरीके से महत्व देना है? आवाज आ रही है? आवाज में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? आवाज क्लियर आ रही है? अपने नेटवर्क चेक कर लें आप लोग। बहुत बढ़िया। तो दोनों पार्ट को किस तरीके से महत्व देना है ये आप लोगों ने सीख लिया था कल। एक बार मैसेज करके मुझे बता दें, तुम लोगों की कनेक्टिविटी मुझे चाहिए। जूम की सबसे अच्छी बात पता क्या होती है? जूम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आप कनेक्ट हो पाते हो, आंसर कर पाते हो, आप बात कर पाते हो। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है, तो इसे आप लोग यूज करिएगा ना। मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से हूं, तो आई विल यूज हिंदी टर्मिनोलॉजीज। आप लोग रणनीति पे फोकस करिएगा। चलिए, तो ये दूसरी चीज हो गई कि हम लोगों को दोनों पार्ट में से किस में हम लोग ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किस में बेहतर कर सकते हैं, तो हमने ये चीज नोटिस की। अब उसके बाद ध्यान देने योग्य बातें क्या थी? मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी डेफिनेशन है, संभावित डेफिनेशन को रोज लिखना है। कम से कम 10-10 डेफिनेशन आप रोज लिखे और उनको अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर लें, ताकि आप लोग 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर को अच्छे तरीके से लिख पाए। तो कितने लोगों ने डेफिनेशन को लिखा आज? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं कल का ही बता रहा हूं दिलीप अभी। तो कितने लोगों ने डेफिनेशन को लिखा आज? तो ऋतिक रघुवंशी का मैसेज आया, सर हमने लिखा, विशाल ने लिखा, वंशिका ने लिखा, मतलब काफी लोगों ने लिखा। और जिन लोगों ने नहीं लिखा वो खुद से प्रश्न पूछना कि तुम लोग कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों के तो आंसर आ रहे हैं कि आप लोग उन्होंने लिखे हैं। दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। आलोचनात्मक मूल्यांकन में पक्ष विपक्ष दोनों लिखे जाते हैं। 70% पक्ष लिखा जाता है, 30% विपक्ष लिखा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, कुछ लोगों ने लिखा है, दैट्स वेरी नाइस। तो पेपर 4 में हम लोगों ने देखा। अब पेपर 4 के बारे में हमने कुछ बातें देखी थी। क्या बातें देखी थी? कि 2019 तक पेपर 4 में सीधे प्रश्न आ रहे थे, अब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं। अब रट्टाफिकेशन की बजाय आपकी समझ, आपकी योग्यता प्रदर्शित करती है। व्यक्ति में सोचने कर लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं मुद्दे वाली बातें। अब मैं पेपर 4 की कुछ बातें आप लोगों को बताऊं। ठीक है, पेपर 4 की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है, पेपर 4 की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेपर है, हाँ, ये जो पेपर है पेपर 4, ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हो, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक निश्चित मेथड होगी, निश्चित सोल्व करने का तरीका होगा। परंतु पेपर 4 इज अ सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिविटी कम है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का जो आंसर है वो अलग अलग हो सकता है, कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता। पर जिस व्यक्ति के आंसर में बेहतर समझ होगी, कंटेंट थोड़ा अच्छा होगा, उसको मार्क्स मिल जाएंगे। और जिसके बेहतर समझ नहीं होगी, उसको मार्क्स मिलने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहली चीज क्या समझ में आई कि भैया जो क्वेश्चन पेपर है ये सब्जेक्टिव है, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, एक करेक्ट आंसर नहीं होता। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। कई तरीके हो सकते हैं आंसर करने के, और उनमें से बहुत सारे आंसर सही भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लियरिटी ये है कि हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से पता हो। रटिफिकेशन डेफिनेशंस में रख लो, थोड़े से पॉइंट्स में रख लो, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से समझे। सत्यनिष्ठा क्या है, पारदर्शिता क्या है, ईमानदारी क्या है, ठीक है, भ्रष्टाचार क्या है। ठीक है, उसके साथ इनके अच्छे से एग्जाम्पल तैयार करें।
और 3 तरीके के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। वैल्यू से 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि परिभाषा क्या है, दूसरा महत्व क्या है, और तीसरा दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है या प्रशासन में इसका अनुप्रयोग क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेली लिव्स। तो ये 3 तरीके के प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, सत्यनिष्ठा क्या है इसको परिभाषित करिए, सत्यनिष्ठा के प्रशासन में महत्व बताइए, समानुभूति के प्रशासन में महत्व बताइए। इस पे हम लोग आएंगे भी, अभी आप लोगों को मैं इस पर डिस्कस भी कराऊंगा कि कैसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो डेफिनेशन से कहां प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, डेफिनेशन से कैसे प्रश्न आते हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं, डेफिनेशन कहां कहां पूछी जा रही है। ये पेपर है, ठीक है। अब इसके अनुसार आप लोग देखना, चरित्र की परिभाषा दीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, एक डेफिनेशन आ गई। गीता में स्वधर्म क्या है, दूसरी डेफिनेशन आ गई। राष्ट्र की अवधारणा क्या है, मैंने आप लोगों को फिर अभी बताया कि सबसे ज्यादा क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले ज्यादा पूछा जा रहा है परिभाषा या कॉन्सेप्ट्स, परिभाषा या अवधारणाएं, पहला ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दूसरा महत्व मतलब इंपोर्टेंस क्या है, ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, या अनुप्रयोग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, या कोई टर्मिनोलॉजी है जैसे फुट इन द डोर टेक्निक, स्वधर्म हो गया, सार्वधर्म हो गया, तो जो टर्मिनोलॉजीज होती है या तो ये पूछे जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर 4 में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ डेफिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। फुट इन द डोर तकनीक को बताइए, टर्मिनोलॉजी आ गई, ठीक है। पूर्वाग्रह को कम करने के तरीके। अब दूसरा 2 मार्कर में क्या पूछ सकता है, जैसे विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है 2 मार्कर में, 2 मार्कर में आपसे लाभ पूछे सकते हैं, 2 मार्कर में आपसे कमियां पूछी जा सकती है, 2 मार्कर में आपसे महत्व पूछा सकता है 2 मार्कर में। तो इस तरीके के प्रश्न भी 2 मार्कर में पूछे सकते हैं, जैसे पूछे जा रहे हैं। अब डेफिनेशन देखो, नैतिक सद्गुण से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। विसल ब्लोअर कौन होते हैं, ये भी परिभाषा हो गई। मूल्य को परिभाषित करिए, ये भी परिभाषा हो गई। कार्य नैतिकता क्या है, ये भी परिभाषा हो गई। तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेशन वाला पोर्शन पूछा जा रहा है एग्जाम में, पेपर 4 में डेफिनेशन पे तो बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, है ना। उसका देखो गांधी जी के अनुसार अहिंसा की अवधारणा बताइए, राइट द कॉन्सेप्ट नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देखो फिर कॉन्सेप्ट आया 7 मार्कर में भी। उसके बाद अवसाद के लक्षण बताइए, प्रशासन में नैतिक दुविधा को समझाइए, मोरल डिलेमा क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मानवीय आवश्यकता के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, शक्ति क्या है ना। इसका देखो पेपर है, ये इसमें भी आप लोग देखोगे तो डेफिनेशन डेफिनेशन आपको पर्याप्त मात्रा में दिख जाएंगी। भ्रष्टाचार की पारिभाषिक जटिलता, ठीक है, वो पेपर निकल गया नीचे, ठीक है, एक मिनट। ये देख लो ना, उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यम में सृजनशीलता को परिभाषित कीजिए, क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अंतर व्यक्ति प्रबंध की कौशल को समझाइए, ये भी परिभाषा है। बिन पत्रक का अर्थ लिखिए, ये भी डेफिनेशन है। कार्यात्मक नियोजन से आप क्या समझते हैं, ये भी डेफिनेशन है। ऊर्ध्वाधर संघर्ष से क्या से, ये भी डेफिनेशन है। ब्रांड से क्या से, ये भी डेफिनेशन है। मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ समझाइए, तनाव से आप क्या समझते हैं, बातचीत से क्या से है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, सफलता का अर्थ लिखिए। खाद अभिमिश्रण क्या है। तो आप लोग देखें तो लगभग 20 में से 12 13 14 क्वेश्चन डेफिनेशन आ रही है। ए के मिश्रा, जब भी किसी दार्शनिक के अनुसार डेफिनेशन आए तो वही डेफिनेशन लिखिए जो आपको याद है। तो ये बात क्लियर है कि डेफिनेशन क्यों आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। अगर हो तो एक बार थंब बना दें, ये चीज क्लियर है क्या। हाँ, मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं आप लोगों को इस बात पे, ताकि तुम लोगों के दिमाग में हिट हो जाए। अगर मैं क्लास लेके छोड़ दूं तो क्लास गई, तुमने कहा कि चलो क्लास थी ले ली, फ्री हो गए हम लोग। पर मेरा मोटिव यह है कि इस क्लास का इंपैक्ट आपके मानसिक पटल पर हो, मतलब जब भी आप लोग पढ़े तो मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे कि अरे नहीं यार डेफिनेशन अच्छे से करनी है, और मेरी बातें आप लोगों पे ये दबाव बना दे कि तुम लोग डेफिनेशंस को अच्छे से कर लो। मैं केवल पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको बताने नहीं आया हूं कि आप केवल ये कर लो, नहीं।
मेरी बात है आप पर दबाव क्रिएट करे कि नहीं आपको ये करना है, तो मेरे क्लासेस की सफलता है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो बताने के लिए कोई बता देगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं किसी के डाउट नहीं लूंगा क्योंकि तुम लोगों के उटपटांग डाउट होते हैं और क्लास का टाइम चला जाएगा। अब डेफिनेशंस बनाए कैसे, अगला प्रश्न क्या है, डेफिनेशंस बनाए कैसे। मैंने उद्यमिता की क्लासेस ली थी तब भी आप लोगों को बताई थी, मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाह रहा हूं कि डेफिनेशंस कैसे बनाई जाती हैं। अगर डेफिनेशन आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही हो तो ठीक। अब कैसे डेफिनेशंस को बनाया जाता है, क्लियर है? जितने भी आप उद्यमिता पढ़ रहे हो, उद्यमिता को पढ़ते वक्त आप लोग पूरी विशेषताओं को पहले पढ़ लें। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आप उनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी परिभाषा बहुत आसानी से बन जाएगी। जैसे उद्यमिता, आप लोग उद्यमी क्या होता है? तो उद्यमी एक व्यक्ति है भैया, पहली बात तो क्या लेता है, जोखिम लेता है। क्यों जोखिम लेता है? लाभ कमाने के लिए। यही इसकी विशेषता है, यही इसके उद्देश्य है ना। ये इसकी विशेषता है। जो उद्यम की स्थापना करता हूं तो उद्यम की स्थापना करता हूं, तो वे व्यक्ति जो जोखिम लेते हुए उद्यम की स्थापना करता हो परंतु जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उद्यमिता उद्यमी कहलाता है। डेफिनेशन खुद बना ली हम लोगों ने। तो जितने भी आप लोग उद्यमिता पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप सबसे पहले बढ़िया तरीके से उसके विशेषताओं को याद कर लें। और जिस व्यक्ति ने विशेषताएं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली, वो आसानी से डेफिनेशंस को बना सकता है। आसानी से वो डेफिनेशंस को बना सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो सबसे पहले अगर आप डेफिनेशंस को अच्छा करना चाहते हो तो पहले तो शाब्दिक अर्थ को क्लियर करें। शाब्दिक अर्थ को क्लियर करें। दूसरी, आप लोग विशेषताओं को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। अगर आपने विशेषताएं और शाब्दिक अर्थ को अच्छे से पढ़ा है तो आप किसी भी डेफिनेशंस को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे उद्यमी, उद्यमी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? उद्यम स्थापित करने वाला, उद्यम स्थापित करने वाला। क्लियर है? सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठावान होने वाला, सत्य के प्रति निष्ठा। सत्य क्या है? जो आप सही मानते हो। सत्य क्या है? जो आप सही मानते हो उसके प्रति निष्ठा रखना, सत्यनिष्ठा। ठीक है? तो इस तरीके अधिक समानुभूति, दूसरों के दूसरों से समान स्तर पर अनुभूति। तो ये शाब्दिक अर्थ आप लोगों ने तैयार कर लिए, साथ ही साथ इसके बाद इनकी विशेषताएं आप लोगों ने रट मारी। तो आज से कोई भी डेफिनेशन बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होगी जो आप ना बना पाए। देखो, खाद अपमिश्रण, खाद मिलावट मतलब खाद्य पदार्थ में अनचाही अब अनचाही वस्तु को मिला देना जो स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डालती हो, खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। मैंने पढ़ा नहीं इसे, पर डेफिनेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं। मानवीय मूल्य क्या है? तो मानवीय मतलब मानव में, मानवीय मतलब मानव में मूल्य क्या होते हैं? जो सही गलत को निर्धारण करते हो। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले शाब्दिक अर्थ को आप लोग पकड़ें। ठीक है? शाब्दिक अर्थ को मानव संसाधन प्रबंधन, तो ह्यूमन रिसोर्स को प्रबंधन, प्रबंधन का जब भी प्रबंधन शब्द आए, कहीं भी प्रबंधन शब्द आए, इसका मतलब होता है एक रणनीति। ठीक है? तो मानव संसाधन प्रबंधन क्या हो जाएगा? मानव संसाधन का सही तरीके से उपयोग करने के लिए अपनाई गई रणनीति। मानव उपलब्ध मानव संसाधन का सही तरीके से उपयोग करने हेतु या संगठन की कार्य कुशलता, दक्षता और उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अपनाई गई रणनीति क्या कहलाएगी? प्रबंधन। अब ऊर्जा प्रबंधन क्या हो जाएगा? ऊर्जा के सही उपयोग के लिए अपनाई गई रणनीति। तो प्रबंधन शब्द का मतलब होता है एक रणनीति अपनाना ताकि हम इसमें एफिशिएंट हो सके। तो जब आप शब्दों को पकड़ना सीख जाओगे तो आप अपने आप डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से, ऊर्ध्वाधर संघर्ष, अब किसी को डेफिनेशन याद नहीं है। ऊर्ध्वाधर संघर्ष का मतलब ऊपर के लोगों के साथ जो संघर्ष हो रहा है या ऊपर के स्तर पे जो संघर्ष हो रहा है किसी भी संगठन में, ऊर्ध्वाधर संघर्ष कहलाएगा। चाहे आपको याद होना हो। अब कार्यात्मक नियोजन की डेफिनेशन आई थी। अब लोगों ने बोला यार हमने नियोजन तो पढ़ा, कार्यात्मक नियोजन नहीं पढ़ा। तो अगर आपको कार्यात्मक नियोजन नहीं पता तो नियोजन की डेफिनेशन तो पता है ना। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति। तो विभिन्न कार्यों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई रणनीति।
तो कार्यात्मक नियोजन हो गई। अभी तक आप लोग कुछ नहीं लिख पा रहे थे, तो सबसे पहले आप लोग जब शब्दों को तोड़ना सीख जाओगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ निकालना सीख जाओगे, जब आप लोग विशेषताएं पढ़ लोगे, जब आप शाब्दिक अर्थ को पहचान जाओगे, तो आप हर एक डेफिनेशन को अच्छे तरीके लिख पाओगे। अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो डेफिनेशन लिखने वाले हो अपने रजिस्टर में से, उनमें से एक दो डेफिनेशन बाहर आएगी, तो वो व्यक्ति जो डेफिनेशन बाहर आएगी और उसके शाब्दिक अर्थ को समझ के लिखने का सामर्थ्य जुटा पाएगा। अब कार्यात्मक नियोजन के फायदे क्या होंगे, जो नियोजन के फायदे होंगे, दक्षता में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन होगा। बिन पत्रक क्या है, बिन पत्रक या बिन कार्ड क्या है, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है। अब पत्रक है तो एक दस्तावेज ही होगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। जब बिना आदेश के, बिना किसी लिखित आदेश के जब आप आदेश का पालन करते हैं, ठीक है। सृजनशीलता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। तो ये सारी डेफिनेशंस आप लोग तब बेहतर कर पाओगे जब आपकी शाब्दिक अर्थ पे पकड़ होगी, जब आपकी विशेषताओं पे पकड़ होगी, और जब आप शब्दों को तोड़ना सीख जाओगे, ठीक है। किसी स्कॉलर के अनुसार डेफिनेशन आए तो आपको जो डेफिनेशन याद है आप उसको जरूर लिखें, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर है कि डेफिनेशन को कैसे तैयार करना है आप लोगों को, और ये जो अप्रोच है वो हर एक पेपर में काम आएगी। ये जो अप्रोच है वो हर एक पेपर में काम आएगी। क्लियर है, थंब बना दो एक बार ताकि आप लोगों की प्रेजेंस नजर आए मुझे। अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो छोड़ दो। चलिए अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे ना, मुद्दे वाली बात पे आते हैं ना। अब मैं आप लोगों को कल बताने वाला था कि दार्शनिकों को हम लोग कैसे और आसान कर सकते हैं, तो थोड़ा दार्शनिकों का टच करता हूं, फिर मैं जितने भी वैल्यूज वाले हैं उन पे हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबको एक बेसिक बात तो पता है ना कि कैसे हम लोग 2 मार्कर लिखते हैं, कैसे 3 मार्कर लिखते हैं, उसकी वीडियोस डली हुई है, और उन वीडियोस को देख लेना। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्हें आंसर राइटिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो एप्लीकेशन पे आंसर राइटिंग की वीडियोस डली हुई है ना, एक कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है लगभग वो, तो उस पे वीडियोस डली हुई है, आप उस पे भी जाके इनको देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी होगी। अब दूसरे बात करें कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कोई भी जब दार्शनिक आए तो दार्शनिकों के बारे में 2 बातें बड़ी क्लियर है। एक तो उनके जो केंद्रीय विचार हैं उनको अच्छे से समझना है। मैंने फिर आप लोगों से बोला कि जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, कोई स्पष्ट और एक क्लियर कोई इसका आंसर नहीं है। आप लोग बेहतर समझ के साथ जो आंसर लिख पाए उस आंसर को अच्छे तरीके से लिखें। अब चुनौती क्या है, दार्शनिक लिखने में चुनौती ये कि भैया कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, उस कंटेंट को अब कैसे 7 मार्कर में प्रो है और कैसे उसे 11 मार्कर में लिखें हम। जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारा कंटेंट है, तो उस कंटेंट को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक दार्शनिक के बारे में कम से कम, जो खासकर प्लेटो अरस्तु टाइप के दार्शनिक हैं, इनके बारे में 3-4 चीजें आप लोग क्लियर कर लें। कौन कौन सी, जैसे तत्व मीमांसा, मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी ये वाली बात। तत्व मीमांसा का मतलब होता है मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी, ठीक है, उसका नीति मीमांसा एथिक्स, और सामाजिक राजनीतिक दर्शन। आप ये 4 टर्मोलॉजी को क्लियर कर लें। अब मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूं कि मेटाफिजिक्स में क्या क्या आता है। तत्व मीमांसा, अगर किसी भी दार्शनिक की आप लोगों से तत्व मीमांसा पूछें, किसी भी दार्शनिक की, चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, चाहे वो अरविंद घोष हो, ठीक है, किसी भी दार्शनिक की आपसे पूछे तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स के बारे में अगर आपसे पूछे, अरविंद घोष हो सकते हैं, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो सकते हैं, है ना, कोई भी वो व्यक्ति विशेष हो सकता है। तो तत्व मीमांसा में 2-3 चीजों का डिस्कस किया जाता है, ठीक है, 2-3 चीजों का डिस्कशन किया जाता है। जीवन और जगत के अंतिम तत्व की खोज, कि भैया जीवन कैसे आया और जगत का अंतिम तत्व कौन है। तो इसके अंतर्गत हम लोग किस किस का डिस्कशन करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली डिस्कशन करते हैं ईश्वर का, कि ईश्वर है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं आत्मा का, आत्मा है या नहीं है। और तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं जगत का। अब आप लोग नोटिस करोगे, आप लोग शंकराचार्य पढ़ोगे तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं, ईश्वर और जगत एक ही है।
अद्वैतवादी सिद्धांत। कुछ लोग ईश्वर और जगत को अलग अलग मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे ईश्वर ने जगत को बनाया है, कुछ लोग कहेंगे ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया है। बस अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिए तो आप लोग जो दार्शनिक है उनको बहुत इजीली समझ पाओगे, बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे। जैसे ईश्वर के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं हो सकती हैं, अब जो दार्शनिक होते हैं वो इन्हीं अवधारणाओं में से चूज करेंगे। जैसे या तो दार्शनिक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करेगा, मानेगा कि ईश्वर है, या तो विश्वास नहीं करेगा। अगर वो ईश्वर को मानता है तो वो ईश्वरवादी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ईश्वरवादी कहलाएगा, सिद्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईश्वरवादी कहलाएगा। क्लियर है? अगर वो ईश्वर को मानता है, ऐसी विचारधारा जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। जैसे अब कौन कौन से दर्शन? वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, हिंदू धर्म, ये सब ईश्वर को मानते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन ईश्वरवादी है। जब भी अब इसके बारे में आपको लिखने को आएगा तो कम से कम एक पॉइंट तो आपके पास अपने आप आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। क्या लिखोगे? वेदांत दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता कि ये ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। एक पॉइंट अपने आप आ गया ना, कॉमन पॉइंट से, अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। कल क्वेश्चन आ जाए न्याय दर्शन के बारे में बताइए, तो एक पॉइंट, अब आपके पास 7 मार्कर में आपको 7 पॉइंट लिखना है, तो एक पॉइंट तो कॉमन आ गया अपने पास कि ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। तो बस ये पता कर लो जब भी आप कोई दार्शनिक पढ़ रहे हो कि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है कि नहीं करता। अगर वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है तो मतलब वो अनिश्वरवादी है। क्या है वो? अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करे। तो अब कौन कौन से दर्शन है भैया जो ईश्वर की सत्ता में? जैन दर्शन, जैन धर्म आप लोग पढ़ते होंगे, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, चारवाक हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। देखो आ गई सांख्य दर्शन की विशेषता, अनिश्वरवादी है। मीमांसा दर्शन हो गया, मीमांसा दर्शन हो गया। तो अब मैंने क्या बताया कि जब भी किसी दार्शनिक की तत्व मीमांसा आप लोगों से पूछें तो आपको ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में बताना है। जल्दी मैसेज करो कि जब भी किसी भी दार्शनिक की आपसे तत्व मीमांसा पूछे तो किन 3 चीजों के बारे में आपको बताना है? ईश्वर, जगत और आत्मा। किन 3 चीजों के बारे में बताना है? जगत, ईश्वर और आत्मा। जल्दी बताओ, मैसेज करो फटाफट। वेरी नाइस। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल समझा रहा हूं आंसर राइटिंग में कैसे यूज करना है ना। तुम लोग कॉन्सेप्ट समझने की इच्छा मेरे से मत रखना कि 10 मिनट में मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं। मेरा बस इतना है, जगत, ईश्वर और आत्मा। अब ईश्वर 2 प्रकार के, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं वो कौन कौन से हो गए, और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो जब भी किसी की तत्वमीमांसा आप लोगों से पूछी जाए तो आपको इन तीनों का डिस्कशन करना है। इन तीनों का आप लोगों को डिस्कशन करना है, तत्वमीमांसा को दर्शाना है। तत्वमीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा होती है जो ईश्वर, आत्मा और जगत के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करती है। चलो अब आ गए। अब पहली चीज तो, अब ईश्वर की संख्या कितनी हो सकती है? तो हमने पढ़ा तत्वमीमांसा में सबसे पहले, ईश्वर, ईश्वर में हमने कहा या तो ये अनिश्वरवाद होंगे या ईश्वरवाद, जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं और जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ईश्वर की सत्ता को कौन मानते हैं? वेदांत, जो भी माने, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो अरविंद घोष हो, कोई भी व्यक्ति, तो उन सारों को आप लोग यहां पे लिख दोगे। ठीक है, ईश्वर, ठीक है। और अनिश्वरवाद में बौद्ध, जैन, चारवाक ये आ गए। ठीक है, उसके बाद ईश्वर की संख्या। अब ईश्वर की संख्या के आधार पे 2 प्रकार से, या तो एकेश्वरवाद, अगर मैं ईश्वर को मान रहा पर मैं एक ही ईश्वर को मान रहा, जैसे कौन? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक, गुरु नानक, ये भी एक ईश्वर को मान रहे हैं। कबीर, ये भी एक ईश्वर को मान रहे हैं। ठीक है, तो जो एक ईश्वर को माने, एक ईश्वरवाद को माने, दयानंद सरस्वती,
दयानंद सरस्वती। तो जो एक ईश्वर को माने वो एक ईश्वरवाद, मतलब ईश्वर को तो मान रहा है ये लोग, पर उनमें भी एक ईश्वर को मान रहा है, एक ईश्वरवाद। जो दो ईश्वर को माने वो दो ईश्वरवाद, हालांकि ऐसी कोई लोग नहीं है। और अनेक ईश्वरवाद, जो अनेक ईश्वर को माने। क्लियर है? तो ईश्वर में भी हम लोग ये कर सकते हैं कि कौन किसको मान रहा है, कौन किसको नहीं मान रहा है। अब उसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट, आत्मा। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? आत्मा। तो हमने ईश्वर देख लिया तत्वमीमांसा में। दूसरा कॉन्सेप्ट है आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा एक चेतन द्रव्य है, कॉन्शियस सब्सटेंस है। तो आत्मा क्या है? जब भी आपसे कोई पूछे आत्मा क्या है, चेतन द्रव्य, कॉन्शियस सब्सटेंस है। ठीक है, कॉन्शियस सब्सटेंस है, मृत्यु के बाद भी ये समाप्त नहीं होती। अब दो ही बातें हैं, एक तो जो व्यक्ति आत्मा को मानता है वो आत्मवाद, जो आत्मा को मानता है सोल थ्योरी और नो सोल थ्योरी। तो जो आत्मा को मानेगा और जो आत्मा को नहीं मानेगा। तो आत्मा को कौन कौन लोग मान रहे हैं? जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करेंगे, जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करेंगे, वो क्या कहलाएगी? आत्मवाद कहलाएगी। जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानेंगे वो अनाथवाद कहलाएगी। तो ऐसे आप देख लो, जैसे अनाथवाद में कौन आएगा? चार्वाक आ जाएगा। भैया आत्मा को मान रहा है कि नहीं मान रहा, क्या स्थिति उसकी। ठीक है, बौद्ध धर्म मान रहा है कि नहीं मान रहा, जैन धर्म मान रहा कि नहीं मान रहा, ये चीजें हो गई। और तीसरा है द मोस्ट इंपोर्टेंट, जगत। तीसरा क्या है? जगत है। जगत का मतलब क्या है कि अब प्रश्न है, जगत बना कैसे? जगत, जब आप लोग जगत की बात करते हो तो जगत बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ? जब आप लोग शंकराचार्य पढ़ोगे तो उसमें एक प्रश्न आएगा कि जगत कैसे बना। जब आप सर दर्शन पढ़ रहे होंगे तब भी आप लोग ये चीजें नोटिस कर रहे होंगे कि जगत कैसे बना, किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। ये तीन चार प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो अब लोगों के अलग अलग विचार और लोग इसी पे चिंतन कर रहे हैं। जैसे सृष्टिवाद, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। सृष्टिवाद का मतलब क्या है कि इस जगत को ईश्वर ने बनाया। तो अब आप लोग देख लो कि कौन कौन से दार्शनिक जो हैं वो सृष्टिवाद का बात कर रहे हैं, मतलब इसका सृष्टिकर्ता ईश्वर है। ईश्वर ही सभी तरह से पूर्ण और सर्वशक्तिमान है, वही अनादि, वही अनंत है, उसी ने इस संसार को बनाया है। उसकी इच्छा हुई कि चलो सृष्टि को बनाया जाए और उसने सृष्टि बना डाली। तो इसे बोलते हैं जगत का निर्माण कैसे हुआ? ईश्वर के द्वारा हुआ। तब आप लोग देख लो कि शंकराचार्य कैसे मान रहे हैं, चारवाक कैसे मान रहे हैं। चारवाक कह रहा है कि भाई ईश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि प्रत्यक्ष ही नहीं ईश्वर। तो अगर ईश्वर अपनी इच्छा से कर रहा है तो सृष्टिवाद कहलाएगा। और विकासवाद क्या है कि जगत का जो उद्भव हुआ है वो विकास की अवस्था का हुआ है, धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। एक ही बार में सृष्टि नहीं बनी, बल्कि कई वर्षों के बाद धीरे धीरे सृष्टि बनी। ठीक है, कोई बाहरी शक्ति से संचालित नहीं कर रही, कोई ईश्वर नहीं है, सृष्टि खुद को संचालित कर रही है। तो इसे बोलते हैं सृष्टिवाद और विकासवाद। या तो ईश्वर ने बनाया या सृष्टि खुद बनी। तो तीन कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों का। अब दूसरा, जगत बना किससे है? पहली बात तो जगत किसने बनाया, या तो ईश्वर ने बनाया या जगत अपने आप बन गया। दूसरा, जगत बना किससे है? तो अगर आप लोग देखोगे कि जगत परमात्मा के गुणों से मिलकर बना हुआ है, तो ये अध्यात्म, परमात्मा के गुणों से। जगत, हम लोग बोलते हैं ना कि जगत के कण कण में परमात्मा है। तो जगत किससे बना है? परमात्मा से बना है। जगत और ईश्वर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अगर हम लोग इस बात की बात करेंगे तो ये जो विचारधारा क्या कहलाएगी? अध्यात्मवाद कहलाएगी। पर हम लोग बोले कि जगत जड़ पदार्थ से बना है, भौतिक पदार्थ से बना है, जैसा कि चार्वाक मानता है कि जगत कैसे बना है? द्रव्य से बना है, भौतिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकवाद बोलेंगे। तो भौतिकवाद किसकी विचारधारा है? चार्वाक की विचारधारा है। चार्वाक और की विचारधारा है। तो ये डिस्कशन किया जाता है जब भी आप लोग तत्वमीमांसा पढ़ते हो। अब आप लोग जब पढ़ोगे, अब मान के चलो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तत्वमीमांसा के बारे में बताओ मुझे, तो कम से कम आप इन तीन पॉइंट के बारे में तो लिखें एटलीस्ट। तो अरविंद घोष की तत्वमीमांसा के बारे में बताइए। इवन आपसे पूछें कि हालांकि देखो, अरस्तु प्लेटो जो है वो तत्वमीमांसा कम, उनकी ज्ञान मीमांसा ज्यादा प्रचलित है। क्लियर है यहां तक? एक बार थंब बना दो, यहां तक चीज समझ में आई? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोगों को, मैं बस बता रहा हूं कि कैसे दार्शनिकों को आसान करना है पढ़ना।
बहुत बढ़िया। चलो 376 लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग उम्मीद ना करें मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, आप लोग अपने हाथ से लिखें। एक मिश्रा जी प्लीज राइट, एक कॉपी लेके बैठे अपने हाथ से लिखें। अगर आप में इतना डेडिकेशन नहीं है कि आप क्लास लेते लेते लिख लें तो फिर कोई सेंस नहीं है। मतलब मेरी एक खासियत है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक चीज की अपेक्षा करता हूं, वो एक अनुशासन और हार्ड वर्क। तो जिन लोगों के पास अनुशासन नहीं है, चयन कैसे करें यदि कोई व्यक्ति सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहा है? मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, आप कोई भी नोट्स कर लें, है ना। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया किसका, तद मीमांसा की हमने लोग बात करी। इसी तरीके से ज्ञान मीमांसा की चर्चा करते हैं हम लोग। ज्ञान मीमांसा, है ना, एपिस्टोमोलॉजी की बात करें। ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है, किस चीज का डिस्कशन किया जाता है? ज्ञान क्या है, पहली चीज। किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग ज्ञान? हमें किसी भी चीज का ज्ञान किन किन साधनों से हो सकता है? पहली चीज क्या है, ज्ञान क्या है। दूसरा, किन साधनों से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है, कैसा ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसा ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग जब सुकरात पढ़ रहे होंगे, अरस्तु आप लोग पढ़ रहे होंगे, और प्लेटो जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो आपने ज्ञान मीमांसा जरूर पढ़ी होगी। सुकरात बता रहा है कि ज्ञान क्या नहीं और क्या ज्ञान है। चारवाक भी बता रहा है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, जो देख पा रहे हैं वही ज्ञान है। क्या आप लोगों ने चारवाक को पढ़ा? क्या आप लोगों ने प्लेटो को पढ़ा? क्या आप लोगों ने अरस्तु को पढ़ा? क्या आप लोगों ने सुकरात को पढ़ा? और क्या आपने इनकी ज्ञान मीमांसा पढ़ी? तो आपने उनमें क्या डिस्कस किया होगा? सर कल की क्लास नहीं ली थी, स्ट्रेटजी क्या है? कोई बात नहीं राहुल, अब मिस हो गई तो दोबारा चीज तो रिपीट कर नहीं पाएंगे, समय नहीं है इतना हमारे पास, है ना। और क्लास की शुरुआत में स्ट्रेटजी बता दी, अगर आप क्लास में शुरू में जुड़े होंगे 7 बजे, तो भी आपको स्ट्रेटजी मिल गई होगी। तो क्लियर है। तो अब जब ज्ञान मीमांसा के बारे में हमें स्पष्ट होगा, तो इन तीनों की ज्ञान मीमांसा हम लोग आसानी से, 1 मिनट। तो ज्ञान मीमांसा में हम किन चीजों का डिस्कस करते हैं, किन चीजों के बारे में हम लोग, देखो अब जब ज्ञान मीमांसा हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग दो थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे आप लोग वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ोगे, पाश्चात्य दर्शन पढ़ोगे, तो ये लोग बोलेंगे कि ज्ञान के, है ना, ज्ञान क्या है, ज्ञान के दो साधन है, एक बुद्धिवाद, दूसरा अनुभववाद। जब आप वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ोगे तो वो बोलेंगे ज्ञान के दो ही साधन है, या तो बुद्धि, साधन क्या है, या तो आप बुद्धि से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ोगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बुद्धिवाद को मानते हैं, वो बोलते हैं कि प्रत्येक प्रकार का ज्ञान बुद्धि से प्राप्त किया जाता है। जब भी आप लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन का डिस्कस करोगे, तो ज्ञान मीमांसा में हम लोग दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक होता है बुद्धिवाद, मतलब बुद्धि ही आपके ज्ञान का कारण है। दूसरा होता है अनुभववाद। दूसरा क्या होता है, अनुभववाद। अनुभववाद का मतलब ये होता है कि समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वो बाह्य इंद्रियों के द्वारा, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से हम लोग जो अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त करते हैं, ये हमारे ज्ञान का एक स्रोत है। ठीक है, आप लोग इन चीजों को कहां पढ़ोगे? आप इनको केवल प्लेटो अरस्तु चार इनमें पढ़ोगे, पर भारतीय दर्शन में 6 तरीके बताए गए हैं। कैसे तरीके बताए गए हैं? 6 तरीके बताए गए हैं।
चलिए, तो भारतीय दर्शन में ज्ञान के कितने बताए गए? 6 तरीके बताए गए। अब वो 6 तरीके कौन कौन से, इनको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रश्नों के जवाब यही बन जाएंगे। जैसा सबसे पहले प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष जो हम लोग देख पा रहे हैं, देखने से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष क्या है? जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से हम लोग जिनको देख पा रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम लोग जिनको महसूस कर पा रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जिनसे हम लोग कांटेक्ट कर पा रहे हैं, वो ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, ये कौन बोलेगा? चार्वाक बोलेगा। तो ये आंसर यहां पे क्लियर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। जबकि आप लोग दूसरे फिलोसफर पढ़ोगे तो बोलेंगे अनुमान, अनुमान से भी ज्ञान। अब देखो, जब आप चार्वाक पढ़ोगे तो वो अनुमान के आधार पर भी ज्ञान का खंडन करेंगे, शब्द प्रमाण के आधार पर भी ज्ञान का खंडन करेंगे, उपमान के आधार पर भी ज्ञान का खंडन करेंगे। और सबका खंडन करते क्यों? क्योंकि सबके सब प्रत्यक्ष नहीं है, वो प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानते हैं। अब जब आप ये समझ जाओगे कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, तो क्या ईश्वर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ईश्वर नहीं है। आत्मा दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो आत्मा भी नहीं है। तो चार्वाक ये बोलते हैं कि जो भी दिख रहा है बस वही सत्य है, बाकी सब असत्य। ईश्वर दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। और दिखाई कैसे देता है? इंद्रियों के माध्यम से। अनुमान का मतलब क्या होता है? अनुमान का मतलब होता है किसी चीज को देखकर अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब होता है पश्चात ज्ञान। जैसे धुआं निकल रहा है कहीं पे धुआं निकल रहा है, तो आप लोग ये अनुमान लगा लोगे कि वहां पे आग लगी होगी। अगर कहीं पे धुआं निकल रहा है तो आप लोग क्या अनुमान लगाओगे? कि आग लगी होगी। तो ये भी हमारे ज्ञान का एक साधन हो गया। तो भारतीय दर्शन में ज्ञान के 6 साधन बताए गए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द। शब्द का मतलब क्या है? जैसे किसी व्यक्ति ने कोई शब्द बोल दिया, कोई विश्वसनीय व्यक्ति ने, जैसे महात्मा गांधी ने कोई बात बोल दी, बुद्ध ने कोई बात बोल दी, महावीर ने कोई बात बोल दी, तो ये भी भैया ज्ञान का साधन है। क्योंकि आज हम लोग जो देख रहे हैं वो लोगों की सुनी हुई बातों पे सुन रहे हैं। वेद उपनिषद ये सब क्या है? सुनी हुई बातों पे। तो शब्द क्या है? शब्द भी ज्ञान का एक वो है। उसके बाद अब शब्द प्रमाण को भी खंडन करते कौन? चार्वाक। तो अगर आपको ये पता होता कि भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के साधन है ज्ञान प्राप्त करने के, तो चार्वाक ने जो खंडन किया है आप उसे बहुत आसानी से याद कर लेते, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। उसका उपमान क्या है? उपमान, उपमान का मतलब होता है तुलना करना सदृशता के आधार पर। जैसे हमने कभी नीलगाय नहीं देखी, हमने कभी नीलगाय नहीं देखी, पर जंगल में रहने वाली नीलगाय गाय के सदृश कोई प्राणी होगी। अगर हमें जंगल में कोई गाय जैसी प्राणी दिख जाए तो हम क्या सोचेंगे? नीलगाय है ना। तो हमने ये उपमान के आधार पर पता किया। कैसे पता किया? उपमान के आधार पर हमने पता किया। जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं कि 2 हाथ 2 पैर 5-6 फीट हाइट वाला एक व्यक्ति, तो आप समझ जाओगे इंसान होगा। तो ये हो गया उपमान। तो उपमान भी ज्ञान का एक रूप है। उपमान के बाद क्या है? अर्थ उत्पत्ति। अर्थ उत्पत्ति का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में कल्पना करना। जैसे आज हम लोग बहुत सारी कल्पना करते हैं, एआई ऐसा होगा, भविष्य में वैसा होगा, तो ये भी हमारे ज्ञान का एक हो गया, है ना। जैसे देवदत्त दिन में कभी खाना नहीं खाता फिर भी मोटा हो जाता है। तो अब हम लोग कैसे अनुमान लगाएंगे? यार खाने से तो मोटा नहीं हो रहा होगा। तो एक है छठवा, अनुपलब्धि। हालांकि अर्थ उत्पत्ति अनुपलब्धि ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, केवल 4 आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। जब आप लोग चार्वाक को पढ़ोगे तो ये खंडन करेंगे। और जब आप पांचवें दर्शन पढ़ोगे तो बुद्धिवाद और इंद्रियों द्वारा अनुभव मतलब प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्ययवाद आएगा। प्रत्यय ही ज्ञान है। तो समझ में आई? जब भी ज्ञान के बारे में चर्चा आप लोग करोगे तो क्या बात करोगे? किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछे, ज्ञान मीमांसा आपसे पूछे, तो आप इन्हीं बातों पर डिस्कस करोगे। ठीक है। और नीति शास्त्र में क्या पूछा जाता है? नीति मीमांसा में क्या पूछा जाता है? नैतिकता, नैतिक मूल्य। नीति शास्त्र में क्या पूछा जाता है? कि समाज में मनुष्य के रीति रिवाज, आचार व्यवहार, आदतें आदि का मूल्यांकन करना, ये नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन से नैतिक मूल्यों की वो बात करते हैं, मानव का व्यवहार कैसा है, रहन सहन कैसा है, आचरण कैसा है, इन सभी चीजों पर डिस्कशन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? अब एक कॉमन चीज आती है, आप लोगों से सामाजिक दर्शन आपसे पूछते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह जितने भी लोग हो गए, खासकर जो आधुनिक तरीके के लोग हैं, इनका जब भी आपसे सामाजिक दर्शन पूछे तो इसके कुछ कॉमन पॉइंट है, इनको तो आप लिख के आई जाना। जैसे जाति प्रथा का विरोध, चाहे राजा राम मोहन राय का पूछे, स्वामी विवेकानंद का पूछे,
अरविंद घोष का पूछे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूछे, किसी भी प्रकार के दार्शनिक के अगर आपसे सामाजिक दर्शन पूछे, या भीमराव अंबेडकर का पूछे, सावित्रीबाई फुले का पूछे, किसी भी व्यक्ति का पूछे, तो जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, कास्ट का, अस्पृश्यता का विरोध, तीसरा पॉइंट बड़ व्यवस्था का विरोध भी लिख दो, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा। उसके बाद विधवा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध, सती प्रथा भी लिख लेना है इसमें, सती प्रथा भी लिख लेना, विधवा विवाह का समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन। उसके बाद आप लोग लिखें अगला पॉइंट, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सामाजिक समरसता के समर्थक। तो अगर कोई भी आप लोगों से पूछ ले, किसी का भी सामाजिक दर्शन आप लोगों से पूछ लें, तो आप लोग ये जरूर लिख दें, जाति प्रथा का विरोध। अब चाहे राजा राम मोहन राय आए, चाहे दयानंद सरस्वती आपसे पूछे, चाहे स्वामी विवेकानंद आपसे पूछे, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपसे पूछे, किसी भी प्रकार की इस तरीके का प्रश्न आए, तो आप इसे नोट आग बंद करके इसे लिख डालें। तो एक बार मुझे फटाफट कॉमन पॉइंट लिख के बता दो कि कौन कौन से कॉमन पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इसमें। पुराने लेक्चर इतिहास के देख सकते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं तुम लोगों का बस दिमाग खोलने का काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं तुम लोगों का दिमाग खोलने का काम कर रहा हूं। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, मैं तुम लोगों का दिमाग खोलने का काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आया हूं यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ाया जा चुका है, क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है, और बाकी जो लोग जहां से पढ़ रहे हैं वहां से वो लोग पढ़ ही रहे होंगे। हाँ, एजुकेशन को बढ़ावा भी लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट कुछ भी लिखे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तो बनाने चाहिए अगर टाइम हो जाए तो। बाल विवाह भी लिख दो, ओके। अब इसी तरीके से धार्मिक दर्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक दर्शन भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। राजनीतिक दर्शन में लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे, राजनीतिक दर्शन में सबसे पहले लोकतंत्र के समर्थक, दूसरा स्वतंत्रता, समानता, तीसरा निष्पक्ष निर्वाचन, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकारों के समर्थक। इस तरीके के राजनीति में सांप्रदायिकता का विरोध, इस तरीके के पॉइंट आप लोग जनरली राजनीतिक दर्शन में लिख लेते हैं। चलो अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे, है ना। एक ये मतलब दार्शनिकों की बेसिक बेसिक बातें बता दी, कल मैं आपको बताऊंगा कि दार्शनिकों को शॉर्ट कैसे करना है। आज हम लोग कॉमन चीजों पर डिस्कस कर रहे थे। अब देखो, कुछ कॉमन पॉइंट आप लोग तैयार करके रख लें, कुछ कॉमन पॉइंट आप लोग तैयार करके रख लें। जैसे अब कोई भी आप लोगों से पूछा जाए, तो कोई भी वैल्यू, जैसे नैतिकता हो गई, किसी भी चीज का आपसे महत्व पूछा जाए, है ना, तो आप लोग परिभाषा लिखें, परिभाषा को शॉर्ट लिखें और एग्जाम्पल के साथ लिखें, अगर आपसे 2 मार्कर में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनोवृत्ति आपसे पूछे या पूर्वाग्रह आपसे पूछे, तो पूर्वाग्रह की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी अगर आप लोग लिखने जाओगे तो, उसे शॉर्ट कर दें थोड़ा सा। जैसे किसी, मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया, या तो वो परिभाषा पूछेंगे या आपसे महत्व पूछेंगे। किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति पूर्व धारणा
निर्णय या विचार। देखो कितनी छोटी डेफिनेशन हो गई। उदाहरण, पहले 2 लाइन आती थी, अब तो 3 लाइन आने लगी, तो आप लोग डेफिनेशन लंबी भी लिख सकते हो। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को धोखेबाज समझना। देखो कितनी आसान भाषा में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया। इतना छोटा आप लोग इंट्रोडक्शन लिखें। अच्छा, जब भी कोई वैल्यू आए, इस तरीके का कोई भी टर्म हो जाए, सिंपैथी, समानुभूति, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, इसकी अगर आपसे विशेषताएं पूछें, इसकी अगर आप लोगों से विशेषताएं पूछें, तो आप लोग बिल्कुल कॉमन पॉइंट दिमाग में बिठा लो। अब इस कॉमन पॉइंट से जैसे कौन कौन से कॉमन, एक अमूर्त अवधारणा है, दिखाई नहीं देती। दूसरा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मतलब इन सबका संबंध हमारे दिमाग से, हमारे मानसिक पटल से है। तीसरा, भावनात्मक अवधारणा है। चौथा, ये सारी चीजें अर्जित की जाती है, या तो अर्जित की जाएगी या जन्मजात होंगी, पर ज्यादातर चीजें हम लोग लर्निंग करते हैं। ठीक है, या तो ये सकारात्मक होंगी या तो ये नकारात्मक होंगी। तो ये देखो 5 विशेषताएं आप आंख बंद करके लिख दी। जैसे पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह एक अमूर्त अवधारणा है, पूर्वाग्रह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, पूर्वाग्रह भावनात्मक होते हैं, पूर्वाग्रह को अर्जित किया जाता है, पूर्वाग्रह एक नकारात्मक अवधारणा है। 5 डेफिनेशन होंगी। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा एक अमूर्त अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। तो देखो कॉमन चीजें कैसे लिख सकते हैं, जितनी विशेषताएं आप लोग याद कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। सपोज करो आपने अपने मन से 3-4 विशेषताएं भी लिख दी, और आप लोग 4-5 कॉमन विशेषताएं लिख दोगे, तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? 8 हो गए। और अभी तक आपके कितने पॉइंट हो रहे थे केवल? अब देखो, अब इससे डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है, देखो। ठीक है, मनुष्य द्वारा या किसी क्या बोले, ऐसी अमूर्त अवधारणा, एक ऐसी अमूर्त अवधारणा जो किसी, या एक ऐसी अमूर्त एवं नकारात्मक अवधारणा जो किसी विषय के प्रति, किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति पूर्व निर्णय या विचार को अभिव्यक्त करती हो। क्लियर है? एक अमूर्त, ऐसी अमूर्त या नकारात्मक धारणा जो किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति निर्णय या पूर्व विचार को अभिव्यक्त करती हो, पूर्वाग्रह कहलाती है। अब हमने क्या किया था, हमने जो विशेषताएं थी उसी से डेफिनेशन बनाने की कोशिश की। और क्या बना सकते थे? किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति पूर्व धारणा, निर्णय और विचार जो अमूर्त एवं नकारात्मक होती है, पूर्वाग्रह कहलाती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसी को हमने कैसे डेफिनेशन में यूज कर लिया, है ना? उसी को हमने कैसे डेफिनेशन में यूज कर लिया। जो सामान्यतः मनुष्यों के द्वारा अर्जित होती है, पूर्वाग्रह कहलाती है। तो ये फायदा करता है, जब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन लिखने में आपकी बहुत मदद करेगा लास्ट में। क्लियर है सभी को कि कैसे विशेषताएं यूज करनी है, कैसे कॉमन विशेषताएं लिखनी है, और कैसे डेफिनेशन को एक लाइन में लिखना है, और कैसे डेफिनेशन को परफेक्टली लिखना है। थंब बना दो। नाम के साथ मत लिखो, अगर नाम के साथ नहीं पूछ रहे तो। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अगर किसी वैज्ञानिक की नाम को आपको याद है पहले से, तो दैट्स नाइस। अरे बहुत बढ़िया। अरे आप लोग अपने लिए एक बार तालियां इसलिए बजा दो क्योंकि 55 मिनट से आप लोग मुझे झेल रहे हो। तो 55 मिनट से डेडिकेशन के साथ लगातार क्लास लेना अपने आप में एक सफलता है, तुम लोगों की सफलता है ये, कि इतने फोकस होके लगातार चीजें आप लोग कर रहे हो। तो दैट्स वेरी नाइस। तालियां बजा लो खुद के लिए एक बार यार। लिखते भी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ भी बोलो यार, तुम लोग डेडिकेटेड तो हो और ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे हो, तुम लोगों को रिजल्ट मिलेंगे भी। बस बस करते ना, अपने साथ बेईमानी मत करना। बेईमानी का मतलब होता है कि जहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं टाइम बर्बाद मत करना। फालतू घूमना फिरना मत ही बहुत ज्यादा। संडे यूज करो, 8 घंटे पढ़ने के बाद जो करना है आप लोग करो, डजेंट मैटर। सिलेक्शन लेने के बाद जो आप लोगों को करना है आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वर्क। पर इससे कंटिन्यू रखें, और जो ढील ना पड़े, जो मेंस एग्जामिनेशन बढ़ाए ना, इसमें मोटिवेशन बनाए रखें। ओवर थिंकिंग का कोई सेंस नहीं प्रेजेंट में, जो ओवर थिंकिंग आपकी चीजों को कमजोर करेगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सर ऐसी समझ कैसे विकसित की जाती है? ये प्रिया अभ्यास से आती है स्वप्ने, जो हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये अभ्यास से ही आती है।
तो ये चीज हो गई। अब देखो, अब आपसे किसी की भी आपसे मैंने आप लोगों से पहले ही बोला, एथिक्स में आप लोगों से या तो परिभाषा पूछेंगे, या महत्व पूछेंगे, या प्रशासन में अनुप्रयोग पूछेंगे। समानुभूति, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, करुणा, पारदर्शिता, नैतिक मूल्य, अंतरात्मा, कुछ भी आपसे पूछ ले, किसी का भी आप लोगों से महत्व पूछ ले, तो कुछ कॉमन महत्व को आप लोग दिमाग में बिठा लें। कुछ कॉमन महत्व को दिमाग में बिठा लें। सबसे पहला आप लोग कॉमन महत्व क्या लिखेंगे? प्रशासन में नैतिकता की स्थापना करता है। जैसे आपसे पूछे सहानुभूति की स्थापना, सहानुभूति का महत्व बताइए, सत्यनिष्ठा का महत्व बताइए, करुणा का महत्व बताइए, ईमानदारी का महत्व बताइए। अगर किसी का भी महत्व आपसे पूछे, सांवेगिक बुद्धि का महत्व बताइए, किसी का भी आपसे महत्व पूछे, किसी का भी इंपॉर्टेंस पूछे, मैं अच्छा एक बात आपको बता दूं कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लिखना है, 8 से 10 पॉइंट लिखना है। वो मैं आप लोगों को पहले क्लास देख लेना कि कैसे लिखना है, ठीक है? प्रशासन में नैतिकता की स्थापना, ये कॉमन पॉइंट। चाहे कुछ का भी आपसे पूछे, आपको ये लिख के आना है। उचित कार्य संस्कृति का विकास, उचित कार्य संस्कृति का विकास। तीसरा क्या है? गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, सर्विसेज अच्छी होंगी ना जब आप लोग ईमानदारी अपनाओगे, सत्यनिष्ठा अपनाओगे, जनता का प्रशासन से जुड़ाव बढ़ेगा, कनेक्ट फील करोगे। इनको एक जगह लिख लें कॉमन कहीं भी। अब अलग अलग मत पढ़ो आप लोग, सत्यनिष्ठा के महत्व अलग से मत पढ़ो, सत्यनिष्ठा के लाभ अलग से मत पढ़ो, अलग अलग चीजों के लाभ मत पढ़ो, बस डेफिनेशन अच्छे से कंप्लीट कर लो। पारदर्शिता में वृद्धि होगी, उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा, उत्तरदायित्व बढ़ेगा इससे। संसाधनों का, रिसोर्सेस का सदुपयोग होगा। अब मान के चलिए आपकी ये हो गई, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इस तरफ तीर का निशान, जब मेंस की कॉपी आएगी तो 7 मार्कर में तो कम लाइन है ना, तो फिर 8वां पॉइंट इस तरफ ले आए, लाल फीता साइड पे अंकुश लगेगा। नैतिक मूल्यों से क्या फायदा है, यही तो है। तो नैतिक मूल्यों के जो कॉमन पॉइंट है वो सब में अप्लाई हो जाएंगे। समावेशी विकास होगा। अब ये वो कॉमन पॉइंट जो सब जगह लिख के आना है आप लोगों को। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। संकल्प से सिद्धि, जो मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं। अमृत काल में सुशासन की स्थापना होगी। ये शब्द उठाना है आप लोगों को। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। सांबे की बुद्धि का क्या फायदा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या फायदा होगा, सत्यनिष्ठा का क्या फायदा होगा, यही तो होंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। कितने पॉइंट हो गए? बाकी जो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो उससे 2-4 पॉइंट आपको याद आ ही जाएंगे। तो 15-16 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, कम से कम 10 तो लिख के ही आना। क्लियर है? तो ये कोई भी कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन विशेषता है, डेफिनेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आपको इथिक्स थोड़ी सी आसान लगने लगेगी, पढ़ने में भी और लिखने में भी। क्लियर है सभी को? मेरे को लग रही बहुत तेज भूख, वो भी 2 घंटे से। तो अब मैं क्या करूंगा, महिला सशक्तिकरण हो गया, विकसित भारत हो गया, जन विश्वास में वृद्धि हो गई, सुशासन की अवधारणा चरितार्थ होगी, सबका साथ सबका विकास, बहुत बढ़िया, कार्य कुशलता बढ़ेगी। चलिए, खैर अपार्ट फ्रॉम देट, आप लोगों को अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। अगर समझ में आ गया हो तो एक थंब बना दो यार, और नहीं समझ में आया हो तो जय श्री राम। मैं चीजें आसान कर दूंगा, तुम लोगों को पेपर आसान लगने लगेंगे। राजनीतिक दर्शन के लोकतंत्र, संसदीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। एमपीपीएससी का में सितंबर तक जा सकता है, अगस्त सितंबर। जयप्रकाश, फिर तो सबको एक जैसे नंबर मिलेंगे? नहीं मिलते। मेहनत, सबके सोचने की क्षमता, सबकी रणनीति, सबकी स्मार्टनेस, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है।
मैं बता दूंगा भैया, मेरे पास 1 घंटे में जो बता सकता हूँ वो मैंने बता दिया ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इस तरीके से जुड़ने के लिए। डेमो आंसर होते हैं उनके पास लगभग लगभग। मेरे गांव में 3 दिन से तेंदुआ आ रहा है, नींद उड़ गई है, एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है। बहुत बढ़िया राजेंद्र, कीप इट अप। 26 वाला प्लेन्स फरवरी में हो जाएगा। एक दो भी बताएं। सारांश आईसीएस पे आंसर राइटिंग की फ्री क्लासेस डली हुई हैं, आप लोग वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए भैया बहुत बढ़िया। स्कैन कॉपी चेक होती है अब तो। चलो बाकी के डाउट कल ले लेंगे, अभी एक आध दो क्लासेस तो और लेंगे। एथिक्स के पेपर के भी क्लासेस और लूंगा ना, एक दो क्लासेस और लूंगा मैं। चलिए थैंक यू सो मच। सर आप डेली क्लास लेते हैं? सारांश में तो डेली चलती है क्लासेस, पर हमने सोचा कि थोड़ा लाभ बाकी लोगों को भी दे दिया जाए, क्योंकि जुड़ जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा लोगों को। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, अनुशासित रहिए, मेहनती रहिए, ईमानदार रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।